नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि जगत में। दर्शकों, बीते वर्षों में भारत ही नहीं विदेश में भी मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने का समय समय पर प्रयास किया जा रहा है और इसी पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी घोषित किया गया ताकि हमारे देश के और विदेश के किसान मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की महत्वता को समझ सके। मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए आज जो हमारे चर्चा का विषय है प्राकृतिक तरीके से मोटे अनाज की उत्पादकता और इसी खास विषय पे आज जो हमारे मेहमान हैं श्रीमती लीला शर्मा जी, जो विख्यात महिला किसान हैं और जिला मंडी से संबंध रखती हैं। साथ ही मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा जो लीला शर्मा जी हैं वो भारत की उच्च जो टॉप 10 महिला किसान में इनका नाम आता है, जो कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। जैसे कि आज जो हमारे चर्चा का विषय है मिलेट्स, मोटे अनाज की, तो आखिर ये मोटे अनाज होते क्या हैं और इसकी श्रेणी में कौन कौन से अनाज आते हैं? देखिए रजत जी, जो ये मोटे अनाज है ये हमारे श्रियन है और इसमें कोदा, कंगनी, बाथू और ये ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि जो अनाज हैं ये इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में मोटे अनाज कौन कौन से उगाए जाते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में जैसे कोदा, कंगनी, बाथू और ये जो हमारा बाथू को हम चुलाई, और ये जो बाथू है ये दो प्रकार का होता है, एक हरा बाथू होता है और एक दूसरा ये भी मतलब कि हमारे हिमाचल प्रदेश के दोनों एरिया में उगाए जाते हैं, ठंडे और गर्म दोनों इलाकों में जो है ये हमारे श्रियन जो हैं सभी उगाए जाते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे प्रदेश में हर क्षेत्र में उगाया जाता है, चाहे वो ठंडा क्षेत्र हो या गर्म क्षेत्र हो, तो इसके उगाने की विधि क्या रहती है, सही समय क्या रहता है? इसका जो हमारे ठंडा जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर इसको थोड़ा समय पर बिजाई की जाती है, क्योंकि इसका पकने का जो है वो जैसे कि मई महीने में अगर हम इसको उगाते हैं, अप्रैल मई में, तो ये ठंडे एरिया में जो है लेट पकता है, इसलिए इसको पहले उगाया जाता है। और जो हमारे गर्म एरिया है वहाँ पर जो है ये कोदा, कंगनी, ये अनाज जो है इनको हम जून और जुलाई में उगाते हैं। जैसे जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन से जो मोटे अनाज उगाए जाते हैं? जो हमारे ऊपरी जो क्षेत्र हैं उसमें ये सभी जो मतलब अनाज हैं लगभग जो है हिमाचल प्रदेश के जो कोदा, कंगनी, कुटकी और ये बाथू वगैरह जो है ये हम दोनों एरिया में उगा सकते हैं, मतलब हिमाचल और प्रदेश जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हम ज्वार और बाजरा की भी कर सकते हैं, मतलब गर्म एरिया में। तो मुख्यतः कौन कौन से जो अनाज है हमारे जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश की वो देखने के लिए मिलते हैं? ज़्यादातर ये जौ, बाजरा और ये कोदा, कंगनी, कुटकी वगैरह ये सारे अनाज जो है हम मैदानी इलाकों में देख सकते हैं। सर, जैसे कि आपने जो प्राकृतिक खेती है उसे समय समय पे आप उसे प्रोत्साहित करें, उसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर ये प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसकी विधि क्या रहती है? जो हमारी प्राकृतिक खेती है ये देसी गाय पर आधारित होती है और देसी गाय की जो नस्लें हैं वो हमारे भारत में पाई जाती है। अगर उसके गोबर और गौमूत्र से जो है हम इसमें घटक वगैरह बनाते हैं अपने प्राकृतिक खेती के लिए, तो उसी से हम कीट नियंत्रक भी तैयार करते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि गाय का जो भी हमारे जैसे गोबर है या गौमूत्र है उसका जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अन्य क्या क्या जो चीज़ें हैं प्राकृतिक खेती में जो जिसे किसानों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए? जैसे कि प्राकृतिक खेती में जब हम मोटे अनाजों की खेती करते हैं तो उसमें हम दाल वाली फसलों का जो है इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दाल वाली दलहनी फसलें लगाते हैं ताकि मतलब कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बनी रहे। कहीं ना कहीं मिश्रित खेती जो है इसमें साथ में होती है और अपने जो घटक हैं प्राकृतिक खेती के वो भी हम इसमें डालते हैं। जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए किसान कितना जागरूक है? काफ़ी ज़्यादा जो किसान हैं वो इसकी ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल अभी बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो किसानों को विभाग के द्वारा भी काफ़ी जो है इस तरफ लाया जा रहा है प्राकृतिक खेती की ओर, और जगह जगह इसके शिविर लगाए जा रहे हैं। एटीएम बीटीएम जो है हमारे आत्मा विभाग के, वो काफ़ी लोगों को मतलब इसकी ओर ला रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर।
जी जी। क्या क्या जो मुख्य क्या क्या जो चीज़ें हैं प्राकृतिक खेती में किसानों को जो ध्यान में रखनी चाहिए? प्राकृतिक खेती में किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कि जैसे कोई रसायन वगैरह का ज़्यादा इधर उधर आस पास के लोग जो करते हैं ना, उससे जो है उनको थोड़ा सा नालियाँ वगैरह बना करके, ताकि रसायन जो है उनके खेतों से इधर इर्द गिर्द से बारिश के पानी से इधर चला जाए। मतलब वो जो उनका प्राकृतिक जो वो खेत होता है, उसमें जो है जीवामृत और घन जीवामृत का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है किसान करें। जी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी जो केमिकल्स है जो घर में जो बना सकते हैं, किस किस तरह के जो घटक है, जो प्रमुख घटक हैं, वो किसानों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए? इसमें जो है हम ज़्यादातर जो हमारा मेन होता है इसमें, वो है जीवामृत और घन जीवामृत। जी। वो हम इसमें डालते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर बीमारियां लगने का कोई चांस नहीं रहता अगर हम इस तरह के जो घटक इसमें डालते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक बीमारियां जैसे कोदे में थोड़ा कुंगी वगैरह का रोग, ब्लाइट वगैरह ऐसी चीज़ें अगर लग जाती है, तो उसके लिए हम कीट नियंत्रक बनाते हैं अपने आसपास की जड़ी बूटियों से। जी। और गाय की खट्टी लस्सी का प्रयोग हम इसमें करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को विधि बताएं, जो आपने जो केमिकल्स बताएं, जो किस तरह से उसे बनाया जा सकता है, किसान अपने घरों पे बना सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती मैंने देखा भी, कुछ शिविर भी मैंने अटेंड किए, कुछ प्रशिक्षण शिविर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग इसके लिए जागरूक हो चुके हैं और इसको बनाने की जो विधि है वो जीवामृत घन जीवामृत वैसे ज़्यादातर लोग जान चुके हैं। लेकिन इसको जब हम बनाते हैं तो इसके लिए देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का होना बहुत अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम जीवामृत जब बनाते हैं तो उसके लिए 200 लीटर का एक ड्रम जो हमारे पास होना चाहिए, जिसमें कि हम उसको 180 लीटर पानी से भरते हैं और उसमें 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और थोड़ी सी मिट्टी, जैसे किसी मेड़ की या बड़े पेड़ की मिट्टी लेकर के जो है हम उसमें डाल करके उसका घोल बनाते हैं और उसको लकड़ी के डंडे से 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम को हम उसको घुमाते हैं लकड़ी के डंडे से और उसको जूट की बोरी के साथ हम ढक देते हैं और ये हमारा 7 दिनों में तैयार हो जाता है, मतलब गर्मियों के दिनों में। और सर्दियों में इसको थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 12 से 14 दिनों तक ये तैयार होता है। अक्सर हमने देखा है जो लोग हैं वो मोटे अनाज को उगाने से परहेज करते हैं, आखिर क्या कारण है इसका? जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि लोग इसकी ओर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक तो इसमें मेहनत लगती है ज़्यादा, और कुछ लोगों को ये होता है कि जब हम अनाज उगाते हैं, मोटा अनाज उगाते हैं, तो उसकी साफ सफाई का जो है ज़्यादा ये होता है। लेकिन सरकारों ने इसके लिए मशीनें उपलब्ध करवा दी है। अभी आत्मा के द्वारा कई जगह जो है, जो हमारी आत्मा परियोजना है एग्रीकल्चर विभाग में, वहाँ पर कई किसानों को इसका साफ सफाई के लिए जो है मशीनें दी गई है। मतलब एक मिक्सी एक प्रकार की है जिससे कि छिलका जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की अगर सुविधा किसानों को हो तो किसान जरूर इसकी ओर मुड़ेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है किसानों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अक्सर हमने देखा है जितने भी किसान हैं उनके अंदर भ्रम रहता है कि अगर वो प्राकृतिक विधि से किसानी या खेती करेंगे तो उन्हें मुनाफा कम होगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को मुनाफा इसमें कम नहीं होगा, ये किसानों का आलस है। मैं एक बात बता दूं आपको, किसान चाहते हैं कि वो जैसे ही मंडी से कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लाए और खेतों में छिड़क दे, और इसमें खुद किसान को बिना बनाना पड़ता है। तो इस तरह से किसान इसकी ओर सोचता है कि वो अपने खेत की बर्बादी नहीं देख रहा है, अपने शरीर की बर्बादी नहीं देख रहा है, वो सीधा पैसे के लालच में जो है सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसके मॉडल बने हिमाचल प्रदेश में, जगह जगह हर ब्लॉक में इसके मॉडल बने हैं। किसान वहाँ देख सकता है, मतलब कि भ्रमण के लिए जा सकता है और वहाँ पर देख करके वो ये देख सकता है कि प्राकृतिक खेती से कितना उत्पादन हो रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर भ्रम है, भले ही चाहे किसानों को मुनाफा कम होगा, पर वो एक जो स्वस्थ और जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे अगर वो प्राकृतिक विधि से खेती करेंगे। हाँ जी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो मोटे अनाज है उसकी किसानी का जो स्तर है, किस स्तर पे जो इसकी जो किसानी की जा रही है? इसकी किसानी में जैसे हम प्राकृतिक खेती, पहले प्राकृतिक खेती से हिमाचल प्रदेश के बहुत से किसान जुड़ गए हैं। अभी 2023 में जो हमारा जो मिलेट ईयर मनाया जा रहा है
उसमें किसानों को डिपार्टमेंट की ओर से भी प्राकृतिक खेती की ओर ले जाया जा रहा है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, वहाँ से जो है किसानों को मॉडल के लिए भी इसी का बीज दिया जा रहा है, ताकि लोग इसके लिए जागरूक हों, और मास्टर ट्रेनर्स बुला करके जो है वहाँ पर जानकारी दी जा रही है। जैसे आपने बताया कि मास्टर ट्रेनर्स, तो क्या प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज की खेती में एक्सपर्ट्स या ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, मतलब ट्रेनिंग लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से उगाए। वैसे तो मोटे अनाजों में कोई खाद और स्प्रे की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर किसानों को लगता है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा रसायन और केमिकल डाल करके किसानों ने खेतों को ख़त्म कर दिया है, उसमें थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि जैसे कोदे में कोई कुंगी का रोग लग जाता है, ब्लाइट का जैसे मैंने बताया, ऐसे रोग लग जाते हैं, तो उसके लिए वो अपने घटक जो प्राकृतिक कीट नियंत्रक है उसको बना करके वहाँ पर उसका छिड़काव कर सकता है। और अगर हम बात करें प्रदेश या भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती और जो मिलेट्स के लिए किस तरह से सहायता दी जा रही है किसानों को? सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, जो कि मैंने देखा है। जैसे अभी भी मैंने कुछ टाइम पहले कृषि प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर में मैंने पशु सखियों और कृषि सखियों को ट्रेनिंग्स दी, तो मुझे लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है मोटे अनाजों के ऊपर, क्योंकि मनुष्य के स्वास्थ्य की ओर और देखा जाए और ज़मीन की ओर देखा जाए तो इसमें ज़मीन में ना तो ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता होती है और न ही ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें मोटे अनाज की यानी कि मिलेट्स की, तो इसकी खेती करना आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? देखिए, एक तो इससे हमारे रसायन से हमारे खेत जो है बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं जी। और मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आजकल कैंसर, हार्ट अटैक, मतलब कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका सामना मनुष्य कर रहा है। जी जी। और इसके लिए इन अनाजों की ओर जाना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि इन अनाजों का जो सेवन मनुष्य अगर करेगा तो इससे वो स्वस्थ होंगे जी। तो इसलिए इसकी ओर आना जो है अति आवश्यक हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो मोटे अनाज यानी कि जो मिलेट्स का अगर हमारे जो लोग हैं इसका सेवन करेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है ये मिलेट्स खाना? मिलेट्स खाना, देखिए, मिलेट्स के जरूरी नहीं है कि जैसे हम कोदे की रोटियां बनाते हैं, कई बार हमारे बच्चे घर में उसको खाना पसंद नहीं करते, तो हम उसकी काफ़ी रेसिपी है जो हम बच्चों को खिला सकते हैं। जैसे बच्चे बाजार में जाके मोमोज खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बच्चे फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, तो हम जो मोटा अनाज जो कोदा है हमारा, उसके हम मोमोज भी बना सकते हैं घर में, ताकि बच्चे उसको खाएं। और आजकल हमारे सिड्डू भी लोग बहुत पसंद करते हैं, उसमें स्टफिंग करके मतलब कि उसका व्यंजन बना सकते हैं हम, और उसकी चाय बना सकते हैं हम कोदे की, जैसे कि रामदाना होता है हमारा मोटा अनाज, उसकी खीर बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों को जो हम उस ओर मोटे अनाजों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो मोटे अनाज है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम जो हमारे बच्चे हैं उन्हें एक स्वस्थ खाना भी हम जो मुहैया करवा सकते हैं, ताकि उनके अपना जो टेस्ट भी मिल सके और उनके हेल्थ के लिए भी फायदेमंद रहे। जी हाँ, हाँ जी। जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो मिलेट्स की जो खेती है प्रमुखतः ज़्यादातर किस क्षेत्र में की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में वैसे सभी एरिया में जो है इसकी खेती हो रही है आजकल, पर प्रमुखतः जो 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 ज़्यादातर किसान हैं, हमने देखा है कि वो जो मैदान के इलाके के जो किसान हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं। तो समय समय पर जागरूकता फैलाने के लिए खास तौर पे आप समय समय पर महिला किसानों को भी प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर इस कार्यक्रम से आप संदेश देना चाहें। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, महिलाएं जो है अक्सर कमज़ोर पाई जाती है, अनीमिया की कमी और कई प्रकार के रोग जो है महिलाओं को ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए हम अगर इन मोटे अनाजों की ओर जाएंगे, मोटे अनाज उगाएंगे, उन्हें खाएंगे, तो हम खुद तो स्वस्थ होंगे, महिला जो है पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है, क्योंकि रसोई का जो काम है वो महिलाएं करती है। ज़्यादातर इसको महिलाओं को जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रशिक्षित करने की कोशिश करेंगे। और मैं महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि वे इस ओर आएँ और अपने परिवार को स्वस्थ भोजन खिलाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं हमने देखा है जो जलवायु परिवर्तन है उससे जितनी भी फसलें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और कहा जाता है कि अगर हम मोटे अनाज की खेती करेंगे तो ये हमारे खेती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं, अगर हमारे किसान भाई अगर मोटे अनाज की खेती करते हैं तो किस तरह से फ़ायदेमंद रहेगा?
जी, अगर हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करते हैं, एक तो आपने देखा होगा कि बाजार में ये इन अनाज जो हैं बहुत महंगे बिक रहे हैं, मोटे जी। अनाज, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग इसको नहीं उगा रहे हैं, अभी गिने चुने लोग इसकी ओर आ रहे हैं। और एक तो किसानों को इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं उनको इसमें। जी। और किसानों को इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसका खर्चा कुछ नहीं होता इसमें। एक लाभ किसान को ये हो जाता है इससे। और दूसरा ये लाभ है कि हमारी ज़मीन भी इससे स्वस्थ होगी और हम अपने आप खुद भी स्वस्थ होंगे। जी। और किसानों की आमदनी जो है इससे ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये मतलब कैसे भी एरिया में हो जाता है, इसके लिए बंजर ज़मीन भी चल पड़ती है। अगर हम बात करें जो मोटे अनाज की खेती जो अन्य अनाज की खेती से किस तरह से अलग है? जो मोटे अनाज है हमारे, वो देखिए अब अन्य अनाज जो हम ज़्यादातर कंपनी का बीज जो है लोग खरीद रहे हैं, जिनमें कि ज़्यादातर केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जो ये हमारे मोटे अनाज है, अपने घर के हमारे प्राचीन अनाज है, जिनको हम श्री अन्न कहते हैं, ये अनाज जो है कुदरती तौर पर भी हमारे खेतों में उगे होते हैं। जैसे कि मैंने देखा जो हरी चुलाई होती है हमारी, वो अपने आप ही हमारे खेतों में ज़्यादातर जगहों में उगी होती है। जी। तो हम उसका साग वगैरह बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। इस तरह से जो है किसानों का जो ये मोटे अनाजों के रुझान है, ये बढ़ना चाहिए। और मतलब इसमें जो है किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। जी। अक्सर हमने देखा है कि आज के समय में लोग किचन गार्डनिंग यानी कि अपने घर के आसपास भी कई फसलें उगाना पसंद करते हैं। हाँ जी। अगर कोई भाई हमारे मोटे अनाज को उगाना चाहेंगे अपने घर के आसपास, तो वो कौन कौन से मोटे अनाज को उगा सकते हैं? वो जैसे कि बाथू है हमारा, उसको उगा सकते हैं। वो भी अपने किचन गार्डनिंग में वो कर सकते हैं। चीना हो गया हमारा, फॉक्सटेल को भी हम उगा सकते हैं मतलब किचन गार्डनिंग में। तो इस तरह से मतलब कि बीच में कोई सब्जियां उगा दी, वैसे फलीदार सब्जियां उगा दो या कुछ भी मटर, बीन्स, और उसके किनारियों में आप इसको उगा सकते हैं। और इन सब में क्या विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? इनमें ज़्यादातर ये ध्यान रखने का आवश्यकता होती है। एक तो इसमें थोड़ा सा घास घूस का ध्यान रखना पड़ता है, और जो भी घास है उनको नालियों में डाल करके ये होता है कि मतलब कि उसमें नमी बनी रहती है। वैसे इसको ज़्यादा नमी की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी किसानों को जो है थोड़ा सा कई बार ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो जाता है, मतलब कि बारिश नहीं होती है, तो अगर हम आच्छादन के रूप में घास का प्रयोग करते हैं या नालियों में उनको डालते हैं, तो जो हमारा जो अनाज है उनको जो है प्रॉपर जो है नमी बनी रहती है। जी। जी। जैसे कि आप एक महिला किसान हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी आपको लोग जानते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आखिर आपका रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह से आया? देखिए, ये आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे। ये मैं पहले भी मतलब खेती की ओर इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सुभाष पालेकर से जो है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं सुभाष पालेकर जी, मैंने उनका एक शिविर अटेंड किया था। उसमें मैंने मतलब प्राकृतिक खेती का जो ये प्रशिक्षण 6 दिवसीय लिया था उनसे। तो वहाँ से मुझे प्राकृतिक खेती का एक बहुत बढ़िया ये मिल गया और मुझे अच्छा लगा, और मैंने घर में आकर इसका प्रयोग किया और बहुत सी महिलाओं को जागरूक भी किया। और रही बात मोटे अनाजों की, तो हमारे पद्मश्री नेकराम जी हैं हमारी करसोग से, तो उनके साथ भी मैंने इसका काम किया। वो हमारे वहाँ गांव में आते हैं और लोगों को कुछ मोटे अनाज जो है बांटे हैं उन्होंने। जैसे फर्स्ट बार जो उन्होंने मुझे अनाज दिया, मैंने उसका बीज तैयार किया और लोगों में बांटा। तो उस तरह से हमारे गांव के सभी फार्मर जो है इस ओर बढ़ गए हैं और पूरे गांव के लोग जो है इसको उगा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आपको पालेकर जी ने द्वारा आपको जो जानकारी दी गई, अगर हमारे प्रदेश की जो अन्य महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं, उन्हें अगर इसके बारे में जानकारी या ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, इसकी ट्रेनिंग जो है अभी आत्मा जो हमारी परियोजना है उसके अंतर्गत जो है इसको जगह जगह जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब जैसे विभाग के द्वारा ATM BTMs रखे गए हैं और वो मास्टर ट्रेनर्स को बुला करके हर पंचायत में जो है इसके शिविर लगा रहे हैं, और वहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों को सबको जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कहा जाता है कि अगर एक इंसान मोटे अनाज का अगर सेवन करे तो काफ़ी जो बीमारियां हैं इंसानों की वो ख़त्म हो जाती है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर कौन कौन सी जो बीमारियां हैं मोटे अनाज के सेवन से जो दूर हो सकती है। जी, मोटे अनाज के सेवन से प्रत्येक बीमारियों का इलाज हो सकता है, जैसे कि शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है हमारे,
और कई जितनी कर बीमारियाँ, कैंसर है, इस तरह की बीमारियों से निजात पा सकता है, मतलब कि मनुष्य अगर वो इन व्यंजनों की ओर जाए, मोटे अनाजों की ओर जाए। जी जी हाँ। जैसे प्राकृतिक किसान जो करता है उसमें शुरुआती समय में किसान कौन कौन सी जो प्रमुख गलतियां करते हैं और जो आप चाहेंगे कि हमारे जो किसान हैं उसे अवॉइड करें? देखिए, जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें कई बार किसान ऐसा करते हैं कि प्राकृतिक खेती को मतलब कि प्रकृति के ऊपर ही भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। जी। ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन प्राकृतिक खेती में शुरुआत में जो है हमें घटक बनाने आवश्यक है। जो भी प्राकृतिक के जीवामृत, घन जीवामृत है, वो हमें 4-5 सालों तक जो है लगातार जो है अपनी जमीन में डालने हैं। जी जब हमारी जमीन में सूक्ष्म जीव और केंचुए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि उसके बाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, और जो कि हमारे अनाजों के लिए अति आवश्यक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे देश में चावल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये संभव है कि मोटे अनाज से चावल बनाए जा सके ताकि वो एक स्वस्थ भोजन ग्रहण कर सके और उनकी जो चावल की जो इच्छा है वो भी पूरी हो सके? जी हाँ, मोटे अनाजों में जो हमारा कंगनी होता है उसका जो हम भात बना करके खा सकते हैं। मतलब जैसे कई बार वो चिकन पॉक्स वगैरह ऐसी ऐसी बीमारियां जो पुराने समय में जब होती थी, तो आदमी क्या करते थे कि जो ये कंगनी का जो भात है उसको बना करके उसमें गुड़ डाल करके जो है वो बच्चों को खिलाते थे, तो जिससे कि वो जल्दी बाहर निकल जाता था और वो बीमारी जो है बिल्कुल ठीक हो जाती थी। मतलब हम इसको चावल की तरह भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम उपवास में भी इसका प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है जो मोटे अनाज है वो हमारी हिमाचल की संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर ये हमारी संस्कृति से कैसे जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मोटे अनाज हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें देव कार्य में जो है ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि हमारा एक जौ है जो कि सबसे पुराना अनाज है हमारा, उसको भी हम जैसे हमारे श्राद्ध होते हैं उसमें जौ का प्रयोग किया जाता है। और एक हमारा बाहुला का व्रत होता है जिसमें कि गाय की और बछड़े की पूजा की जाती है, वो भी हमारे धार्मिक जो इसमें कार्य में लगता है। उस दिन हम जौ का ही आटा खाते हैं, गाय को भी जौ ही खिलाते हैं और खुद भी जौ का सेवन करते हैं, और जो भी सामग्री जो भी होती है वो सारी की सारी हम जौ से बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो संस्कृति के लिए और हमारे धार्मिक जो कार्य में मोटे अनाज काफ़ी लगते हैं। जैसे हमारा ये व्रत उपवास जब हम रखते हैं तो कुटकी वगैरह जो अनाज होता है उसको हम उसमें खाते हैं, उसके चिलड़े बनाते हैं, उसके हम मतलब कि ऐसे लस्सी के साथ उसको बना करके मतलब कि उसके पकौड़े बना करके जो है महिलाएं जो है व्रत के लिए जो है वो प्रयोग करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य नहीं हमारी संस्कृति के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि हमारे किसान इससे प्रेरणा लेके इसे दोबारा उगाना शुरू करें। अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे आज के कार्यक्रम से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? खास तौर पे जो महिला किसान हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिला किसानों को संदेश देना चाहूँगी कि अभी भी महिला, जब मैं ट्रेनिंग देने कहीं भी जाती हूँ तो अभी भी मैंने देखा है कि जब हम बोलते हैं कि आप इस तरह की खेती करें, प्राकृतिक करें, कि आप मोटे अनाजों की खेती करें, तो महिलाएं थोड़ा झिझक करती है। वो कहती है कि हमें पूछना पड़ेगा घर में कि अगर हमें खेत में ऐसा करने देंगे तो हम करेंगे। तो मैं महिलाओं कहती हूँ कि वो इस ओर आए, अपने परिवार को समझाएं, इस तरह के मॉडल देखें, इस तरह के वो अनाजों के अपने परिवार को मतलब कि अपने बच्चों को और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ करने के लिए जो है इसकी ओर बढ़े और इसका लाभ उठाएं मोटे अनाजों का। तो मैं लीला शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ दी, खास तौर पर जो मोटे अनाज है उसे प्राकृतिक तरीके से किस तरह से उगाया जा सकता है, और मोटे अनाज हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी संस्कृति व हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। जय हिमाचल।